गो। अब हम इस तीसरे वीडियो में उन प्रोग्राम्स को देखेंगे जिसकी वजह से भारतीय जनमानस एक होकर के आंदोलन की तरफ बढ़ा और उसकी अगुवाई गांधी जी ने किया। पहला आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जिसको कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास किया गया और ये कानून जो एक्ट था इसे काला कानून कहा गया, ब्लैक बिल कहा गया। रीजन ये था कि इसमें कई सारे ऐसे प्रावधान डाले गए जिसकी वजह से भारतीय जनमानस का पूरी तरह से परेशान होना तय था। जैसे कि रॉलेट एक्ट में कानून में संशोधन करके यह डिसाइड कर दिया गया कि अंग्रेज सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी चार्ज के जेल में डाल सकती है। गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया, हालांकि ये कानून पास हो गया और कानून पास होने के बाद लोगों ने जब ये जाना तो उनमें एक गुस्सा आया और वो एकत्र होना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर और इसके जो हेड थे वो रॉलेट थे, इसी वजह से इसका नाम ही रॉलेट एक्ट पड़ा। हड़ताल एंड अरेस्ट ऑफ लीडर्स। गांधी जी ने यह डिसाइड किया कि अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया गया तो 6 अप्रैल 1919 से हड़ताल शुरू होगी और इस कानून को लेकर के पंजाब, दिल्ली, भारत के कई क्षेत्रों में जबरदस्त विरोध शुरू हुआ। और पंजाब क्योंकि पहले से ही ज़्यादा परेशान था, वहाँ के लोग परेशान थे, इसकी वजह से उन लोगों ने ज़बरदस्त विरोध किया और साथ ही साथ उनके लीडर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया। लोगों ने प्रदर्शन किया, एक रैली निकाली, वो रैली सड़कों पर जा रही थी। उस रैली पर 2 बार फायरिंग हुई। उस रैली के बीच में एक अंग्रेज व्यक्ति आ गया जिसको परेशान होना पड़ा और अंग्रेजों ने इस रैली का अनुमान पहले से लगा लिया था कि इस आंदोलन के बाद सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को बंद करने के बाद लोगों का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ेगा, इसलिए पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गईं और मिसकन्फ्यूजन क्रिएट करना शुरू हुआ। अब तीसरा इंसिडेंट आता है जो इंसिडेंट सबसे बड़ा माना जाता है और वो था जलियांवाला बाग मैसाकर। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था और बैसाखी के दिन में बैसाखी मनाने वाले तमाम लोग एकत्रित हुए थे। वो पीसफुल्ली जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए और वहाँ पर वो अपनी तकरीरें, अपना संबोधन कर रहे थे। उसमें सभी वर्ग के लोग थे, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सभी लोग थे। जलियांवाला बाग की जो कंडीशन थी वो चारों तरफ से ऊंची दीवारों से पैक था। एक छोटी सी एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना हुआ था। बीच में एक कुआं था जिसमें लोगों को पानी पीने की व्यवस्था थी। लोग चुपचाप अपना कार्य कर रहे थे। डॉक्टर जनरल डायर ने लोगों के मन में खौफ पैदा करने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए अपने सैनिकों के साथ वो वहां पहुंचा और उसने बिना कोई वार्निंग दिए अपने सैनिकों को तब तक गोली चलाने का आदेश दिया जब तक कि वो गोलियां खत्म न हो जाएं। सरकारी आंकड़ों में ये बताया गया है कि 379 लोग ही मारे गए, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत से लोग मारे गए। जो कुआं था, लोग जब गोलियों की बरसात शुरू हुई, लोग अपने आप को बचाने के लिए कुएं की तरफ भागे। बहुत से लोग कुएं में कूद गए जान बचाने के लिए और जब एक कूदा उसके पीछे कई और लोग कूदते गए और जो लोग गोलियों से मरे वो तो मरे ही, कुएं में जितने लोग थे, जो लोग कुएं में कूद गए थे, सफोकेशन की वजह से वो भी मारे गए।
अगर आज भी हम जलियांवाला बाग को देखें तो उस कुएं पर और जो वहाँ की दीवारें हैं उन पर गोलियों के निशान आज भी हैं। और ये सब कुछ केवल दहशत बनाने के लिए हुआ। गांधी जी ने इसके निष्पक्ष जांच की बात की, लेकिन जनरल डायर को ब्रिटेन में सम्मानित किया गया, उसको एक हीरो के तौर पर दर्शाया गया और अंग्रेजों ने कहीं पर भी किसी तरह का कोई दुख व्यक्त नहीं किया। इसको लेकर के भी ये गुस्सा था, लोग जो है नाराज थे। यहाँ तक कि जब ये जलियांवाला बाग कांड खत्म हुआ, ये कांड खत्म हो गया, उसके बाद भी अंग्रेजों का अत्याचार चलता रहा। सत्याग्रहियों को नाकों के बल रगड़ना, अपने आप को रगड़ना पड़ता था, उनको सलाम करना पड़ता था। मतलब कि हर जगह उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया और अपमानित किया भी गया। और इससे भी लोगों के मन में एक गुस्सा आया। तो ये तीन चीजें ऐसी थीं जिसने लोगों के मन में उस गुस्से को और ज्यादा प्रबल किया। अब आते हैं खिलाफत मूवमेंट पर। खिलाफत मूवमेंट 1914 से लेकर के 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। और उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन एम्पायर जो तुर्की पर शासन कर रहा था, तुर्की को हारना पड़ा, ऑटोमन एम्पायर हारा। ऑटोमन एम्पायर के जो हेड थे, इनको खलीफा करते थे, वो मुस्लिमों के धर्मगुरु थे। सबसे बड़े धर्मगुरु मुस्लिमों के वो थे उस समय। अंग्रेजों ने एक पैक्ट उनसे किया था कि अगर ये फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद वो उनको उनकी जगह दे देंगे, उनको उनका अधिकार दे देंगे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद अंग्रेज उस पैक्ट से डिनाई कर गए और एक पूरे विश्व में एक र्यूमर ये गया कि अंग्रेज मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु का अधिकार छीन रहे हैं, धर्म के बीच में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसको लेकर के पूरे वर्ल्ड में खिलाफत शुरू हुई अंग्रेजों की। भारत में भी अली ब्रदर्स जो थे, उन्होंने यहाँ पर कमान संभाली और इन अली ब्रदर्स ने जगह जगह पर जाकर के लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से अंग्रेज मुस्लिम धर्म को इस्लाम धर्म के खिलाफ हैं। गांधी जी को ये लगा कि यही वो मौका है जब भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को और प्रबल बनाया जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है। गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किया और गांधी जी को खिलाफत कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। गांधी जी और मोहम्मद अली पूरे भारत में घूमे और घूम घूम करके लोगों को बताए कि किस तरह से अंग्रेज और अंग्रेजी हुकूमत लोगों के खिलाफ है। और इसी को लेकर के बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत यहीं से हुई। अब अगले वीडियो में हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में जानेंगे।